नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये जीरो से हीरो क्लासेस जो हैं वही चल रही हैं दोस्तों। ठीक है, लगभग हमने यह आधी बुक कंप्लीट कर चुकी है दोस्तों। 152 पेजेस की ये बुक है और हमने 69 पेजेस कवर कर चुके हैं दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा कि 15 तारीख से पहले 15 तारीख से पहले पहले आपको पूरा डीजल मैकेनिक का कोर्स कंप्लीट हो जाए, ताकि आप एक बार पूरा ये बुक पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप आसानी से खुद बुक डाउनलोड कर लें और खुद ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़कर प्रैक्टिस करें। ठीक है, और अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव की भी सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेंडर ब्लॉक और जो भी इसके जो पार्ट आएंगे इंजन के, मतलब जो आपका सिलेबस डरा हुआ है उसके अनुसार जो जो भी पार्ट आगे अपन आएंगे उसको हम आगे पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक सेकंड बस दीजिएगा सर दोस्तों, मुझे थोड़ा मैं सेट कर लूँ। हाँ, अभी तक जो हमने पढ़ा दोस्तों, वो आपको अगर उसमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट है या कोई भी आपको सजेशन देना चाहते हैं आप, तो मुझे दे सकते हैं। ताकि आप सजेशन दे दें मुझे, ताकि मैं उसमें और भी सुधार कर पाऊँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक क्या करता है? इट फॉर्म द बेस ऑफ द इंजन। मतलब इंजन का सारा जो भी बेस है वो कौन प्रदान करता है अपन को? सिलेंडर ब्लॉक प्रदान करता है। मतलब इंजन में लगने वाले सभी पार्ट कहीं ना कहीं से सिलेंडर ब्लॉक में ही फिट होते हैं। ये क्या है? एक प्रकार का फ्रेमवर्क है, या आपकी रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं आप इसको इंजन की, क्योंकि समस्त पार्ट इसमें ही आके फिट होते हैं। सिलेंडर ब्लॉक कंस्ट्रक्शन दो प्रकार से सिलेंडर ब्लॉक बनाते हैं, सिंगल पीस कास्टिंग और टू पीस कास्टिंग। ठीक है, कास्टिंग समझते होंगे तो दोस्तों, जो सिलेंडर ब्लॉक होता है इसकी आकृति इस प्रकार की होती है कि इसे केवल कास्टिंग द्वारा ही बनाया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर पासेज, ऑयल गैलरी और बहुत सारी चीजें बनाना होता है। कास्टिंग में क्या होता है दोस्तों? धातु को गर्म करके पिघलाया जाता है और फिर उसे सांचे में ढाल लिया जाता है। ठीक है, सिंगल पीस कास्टिंग में क्या होता है दोस्तों? सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंकेस। अब समझने, सिलेंडर ब्लॉक मतलब सिलेंडर ब्लॉक और तो जो इंजन ब्लॉक है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, जहाँ पे बोर बने होते हैं उसको हम सिलेंडर बोर बने होते हैं वाला हिस्सा, और नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे क्रैंक शाफ्ट लगी होती है। ठीक है, जो जिस हिस्से में क्रैंक शाफ्ट लगी होती है उसे हम बोलते हैं क्रैंकेस। ठीक है, तो सिंगल पीस कास्टिंग में क्या होता है? सिंगल पीस कास्टिंग में सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंकेस एक साथ ही कास्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, इन्हें अलग अलग नहीं बनाया जाता। ऐसा करने से क्या होता है? इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है वो कम लागत आती है हमें। ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा क्रैंकेस है दोस्तों, और ऊपर वाला हिस्सा है सिलेंडर, वो जहाँ सिलेंडर ब्लॉक है, मतलब ये टोटल सिलेंडर ब्लॉक कहलाता है। इस ऊपर वाले हिस्से में आपके सिलेंडर के लिए बोर बने हुए होते हैं। ठीक है, टू पीस कास्टिंग में क्या होता है दोस्तों? जो सिलेंडर ब्लॉक होता है और क्रैंकेस होता है उनको अलग अलग कास्ट किया जाता है और फिर बाद में हम इनको नट बोल्ट की सहायता से जोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो कंस्ट्रक्शन होता है वो हैवी जनरेटिंग सेट में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करें सिलेंडर ब्लॉक की धातु की, तो सिलेंडर ब्लॉक जो होता है कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम एलॉय का बनाया जाता है। सिलेंडर ब्लॉक में वाटर जैकेट, पासेज और लुब्रिकेशन ऑयल, ये सब के लिए ऑयल गैलरी आदि बनी हुई होती है। ठीक है, जो सिलेंडर ब्लॉक का क्रैंकेस वाला हिस्सा है उसके नीचे ऑयल सम्प को बोल्टेड कर दिया जाता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है दोस्तों उसके ऊपर सिलेंडर हेड लगा दिया जाता है, या स्टड या बोल्ट की सहायता से लगाए जाते हैं। ठीक है, स्टड क्या होते हैं दोस्तों? बोल्ट क्या होते हैं? बोल्ट में एक और हेड होता है और दूसरी ओर चूड़ी बनी हुई होती है, जबकि स्टड में क्या होता है? स्टड भी क्या होते हैं? बोल्ट के समान होते हैं, लेकिन स्टड में क्या होता है? दोनों ओर, ये जो स्टड होते हैं उनमें दोनों ओर ही चूड़ी होती है, ऊपर भी चूड़ी होती है और नीचे भी चूड़ी होती है, इसमें हेड नहीं होता। ठीक है, अब ये वेब क्या होता है? ठीक है, क्रैंक केस में क्रैंक शाफ्ट जनरल को फिट करना, क्रैंक शाफ्ट के जनरल को फिट करने के लिए जो संरचना बनी होती है उसे हम बोलते हैं वेब। ठीक है, जहाँ पे क्रैंक शाफ्ट फिट होता है क्रैंक केस में उसे हम बोलते हैं क्रैंक केस वेब बोलते हैं। ठीक है, ये आपको एक पूरा डायग्राम दिया हुआ है सिलेंडर ब्लॉक को। यह हिस्सा जो दिखा रहा है यह है सिलेंडर ब्लॉक, और नीचे लगा हुआ है आपका सम्प, और इसमें जो भाग अंदर बने हुए हैं सब ये कास्टिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। ठीक है, लाइनर क्या होते हैं? ठीक है, लाइनर क्या है? ये थिन कास्ट आयरन, मतलब कास्ट आयरन के बने हुए सर्कुलर सेल है जिन्हें कि किसी सेंट्रीफ्यूगल विधि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, समझिए, लाइनर एक प्रकार के ना क्या होते हैं? कवर होते हैं, बेलनाकार कवर होते हैं जो कि सिलेंडर बोर में लगा दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा लगाने से होता क्या है? ऐसा लगाने से क्या होता है? सिलेंडर की लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, सिलेंडर की लाइफ बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि लाइनर क्या होते हैं? पिस्टन और जो सिलेंडर का बोर होता है, ठीक है, उसके बीच में लगे होते हैं, जिससे कि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता और इंजन की जो लाइफ होती है, वो जो सिलेंडर ब्लॉक की लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अभी लाइनर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है,
ड्राई टाइप और वेट टाइप। ड्राई लाइनर अर्थात सूखे लाइनर सिंपल सा है दोस्तों, जिसमें जो वाटर, देखो इंजन को कूल करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, उसमें सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक में क्या होते हैं, वाटर की सप्लाई की जाती है, मतलब वाटर जैकेट बनाए जाते हैं जिसमें कूलिंग वाटर या कूलेंट सप्लाई किया जाता है। ठीक है, यदि यदि यह कूलिंग वाटर आपके लाइनर से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, ठीक है, जिन लाइनर के ये कूलिंग वाटर देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाटर बड़ा हुआ है और ये लाइनर है। ठीक है, जिसमें लाइनर वाटर कूलिंग वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, वो लाइनर कहलाते हैं ड्राई लाइनर या सूखे लाइनर। इन लाइनरों को इंटरफेरेंस फिट द्वारा सिलेंडर ब्लॉक में फिट किया जाता है। इन इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, लाइन जो ब्लॉक का होल का साइज रहेगा वो छोटा रहेगा, लाइनर का साइज हल्का सा बड़ा रहेगा। तो इसको फिट करने के लिए प्रेस की जरूरत पड़ेगी हमको, हाइड्रोलिक प्रेस की सहायता से हम इसे फिट कर देंगे। ठीक है, वेट लाइनर क्या होते हैं, वेट लाइनर क्या होता है, ये कूलिंग वाटर के जो वेट लाइनर होते हैं वो कूलिंग वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। जो वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं वो कहलाते हैं वेट लाइनर। इनमें अब चूंकि वाटर के कंट्रोल कांटेक्ट में है तो हो सकता है इसमें वाटर का लीकेज ना हो, इसलिए इसकी गैसकेट, और इस केस में या तो गैसकेट या तो ऑयल गैसकेट या तो ऑयल रिंग का प्रयोग किया जाता है, ताकि इसमें वाटर फ्लो ना हो पाए या वाटर का लीकेज ना हो पाए। मैंने मटेरियल बताया दोस्तों, इस कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं लाइनर भी, और इसमें क्या करते हैं, नाइट्राइटेड कास्ट आयरन या क्रोमियम कोटेड एलॉय स्टील का मिक्सचर मिला दिया जाता है इसमें लाइनर में। अधिकतर ये कास्ट आयरन के ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशल टूल। ऑटोमोबाइल असेंबली में जो प्रयुक्त होने वाले स्पेशल टूल हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह आपको याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस है, क्योंकि ये अधिकतर टूल्स का नाम पूछता है ऑब्जेक्टिव में और पूछ लेता है ये टूल्स किस काम आता है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और जो लिस्ट दी हुई दोस्तों, इसमें एक और इंजन असेंबली लिखा हुआ है और दूसरे ओर उस असेंबली में प्रयुक्त होने वाले टूल का नाम दिया हुआ है। ये जो टूल होते हैं स्पेशल पर्पस टूल होते हैं, जिनका प्रयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया रिफिटिंग और लाइनर को फिट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोलिक प्रेस की। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस आदि की जरूरत पड़ेगी लाइनर को फिट करने के लिए, हाइड्रोलिक प्रेस या प्रेस आदि की जरूरत पड़ेगी हमको लाइनर को फिट करने के लिए। ठीक है, अगला है बेरिंग ऑयल क्लियरेंस चेक। तो जब भी बेरिंग ऑयल का क्लियरेंस चेक करना होता है तो हमको किसकी जरूरत करते हैं, प्लास्टिक गेज की सहायता से हम इसका चेक करते हैं। अभी कैसे करते हैं क्लियरेंस चेक, हम एक प्लास्टिक गेज रहता है उसको बेरिंग जहाँ लगाते हैं ना, बेरिंग सरफेस में, पेरेंट सरफेस और बेरिंग के बीच में रख देते हैं और बेरिंग को फिट करते हैं, और प्लास्टिक गेज जो होता है कंप्रेस हो जाएगा या चिपक जाएगा या पतला हो जाएगा, उसके साइज से हम इसका मापन कर लेते हैं। अब बात करें पिस्टन असेंबली की। ठीक है, तो पिस्टन क्लियरेंस चेक करने के लिए प्रयोग होता है फिलर गेज। ठीक है, इसके अलावा आर्बर प्रेस, मैलेट और कॉपर हैमर की भी पिस्टन असेंबली को, मतलब पिस्टन को जब फिट करते हैं ना दोस्तों, तो आर्बर प्रेस, मैलेट या मैलेट अर्थात लकड़ी का हथौड़ा और कॉपर हैमर, ठीक है, इनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, पिस्टन क्लियरेंस चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फिलर गेज का प्रयोग करेंगे। मैंने बताया था कल के वीडियो मैंने बताया था कि कौन कौन से गैप चेक, कौन कौन से क्लियरेंस होते हैं। पिस्टन क्लियरेंस होता है आपका रिंग का एंड गैप होता है, रिंग ग्रुप क्लियरेंस होता है। उन सबको जितने भी क्लियरेंस है, अधिकतर ऑटोमोबाइल में जितने भी क्लियरेंस चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फिलर गेज। यदि आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है, ऐसा केवल लगभग आपके 70% जो क्लियरेंस है वो हम फिलर गेज की सहायता से ही चेक करते हैं। ठीक है, तो आपको यह आप आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, पिस्टन पिन असेंबली में कॉपर ड्रिफ्ट और सर्कलिप टायर का प्रयोग होता है। ठीक है, सर्कलिप टायर सर्कलिप को लगाने के लिए यूज की जाती है। सर्कलिप टायर आपको लगभग सर्कलिप टायर जो होती है दोस्तों, इस प्रकार की आपको सर्कलिप टायर दिखाई देगी। ठीक है, ये आपको सर्कलिप टायर, इस प्रकार की आपको सर्कलिप टायर दिखाई देती है। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछे या आपको डायग्राम बना के पूछे तो उसमें आप टिक कर सकते हैं, यह है कि आपकी सर्कलिप टायर है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। ठीक है, पिस्टन रिंग फिटिंग। अब पिस्टन रिंग की फिटिंग के लिए हम पिस्टन रिंग की जो फिटिंग होती है, पिस्टन रिंग की फिटिंग के लिए हम पिस्टन रिंग की फिटिंग के लिए दो प्रकार के उपकरण प्रयोग करते हैं। वो एक होता है पिस्टन रिंग एक्सपांडर और पिस्टन रिंग कंप्रेसर। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये पिस्टन रिंग एक्सपांडर है। ये डायग्राम बना के, ये डायग्राम भी दे सकता है आपको और पूछ सकता है कि ये कौन सा उपकरण है। तो पिस्टन रिंग एक्सपांडर ये है और पिस्टन रिंग कंप्रेसर ये है। ठीक है, ये पिस्टन रिंग कंप्रेसर इस प्रकार का दिखाई देता है और पिस्टन रिंग एक्सपांडर इस प्रकार का दिखाई देता है। आपको एक हाथ का सिंबल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। ठीक है, पिस्टन रिंग ग्रूव क्लीनर। अब क्या होता है, जो पिस्टन के जो ग्रूव होते हैं, पिस्टन में रिंग लगाने के जो
ये जो ग्रूव होते हैं उसमें क्या हो जाता है, कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, कार्बन जम जाएगा या ऑयल जम जाएगा या ग्रीस आदि जम जाते हैं, या मतलब ग्रीस तो नहीं होगा, मतलब कार्बन का डिपॉजिट हो जाएगा किसी प्रकार का, कोई प्रकार का आपका मटेरियल उसमें जम गया है तो उसको क्लीन करना होता है। तो उसके लिए हम पिस्टन रिंग ग्रूव क्लीनर का प्रयोग करते हैं। पिस्टन रिंग ग्रूव क्लीनर आपको इस प्रकार का दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। ये है आपका पिस्टन रिंग ग्रूव क्लीनर, इस प्रकार के आपको दिखाई देंगे। अगर आपको पूछे तो आप इसमें टिक कर सकते हैं, ठीक है। पिस्टन रिंग क्लियरेंस चेकिंग, पिस्टन रिंग क्लियरेंस चेकिंग मैंने बताया था किसके लिए, फिलर गेज का ही प्रयोग कराएगा। इंसर्टिंग ऑफ पिस्टन इनटू सिलेंडर ब्लॉक, मैंने अभी बताया था जब पिस्टन को सिलेंडर ब्लॉक में प्रवेश कराया जाता है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पिस्टन रिंग कंप्रेसर का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, उसके लिए किया जाएगा पिस्टन रिंग कंप्रेसर, जो कि आपको लगभग इस प्रकार का पिस्टन रिंग कंप्रेसर दिखाई देता है, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड, आप कनेक्टिंग रॉड के लिए क्या चेक करते हैं दोस्तों, कनेक्टिंग रॉड में हम चेक करते हैं कनेक्टिंग रॉड एकदम सीधी है क्या नहीं। मैंने बताया था कल कनेक्टिंग रॉड के बारे में, यह सीधी है क्या नहीं, या इसमें कोई बैंड आदि तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग कर जाते हैं, कनेक्टिंग रॉड अलाइनमेंट फिक्सर का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिंग रॉड अलाइनमेंट फिक्सर आपको लगभग इस प्रकार का दिखाई देगा, ये देखिए कनेक्टिंग रॉड चेक करता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, क्रैंकशाफ्ट असेंबली, क्रैंकशाफ्ट असेंबली में क्रैंकशाफ्ट को बैलेंसिंग करना होता है तो क्रैंकशाफ्ट बैलेंसर होता है, डायल गेज होते हैं, फिलर गेज होते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर होते हैं। फिलर गेज और आउटसाइड माइक्रोमीटर का क्या प्रयोग दोस्तों, यदि क्रैंकशाफ्ट का गैप, यदि बेरिंग फंसाए हैं या कहीं भी थोड़ा सा भी एंड क्लियरेंस या थोड़ा सा भी एंड गैप हो गया है तो उसको चेक करने के लिए फिलर गेज, डायल गेज और आउटसाइड माइक्रोमीटर आदि का प्रयोग हम करते हैं। सिलेंडर वोर ओवलिटी या टेपर जांचने के लिए भी इनसाइड माइक्रोमीटर या टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अंदर कितनी गहराई है या अंदर पूरा टेपर है क्या नहीं, किस प्रकार का साइज है, इसको देखने के लिए हम टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं। टेलीस्कोपिक गेज आपको लगभग इस प्रकार का दिखाई देगा, ये टेलीस्कोपिक गेज है, ठीक है दोस्तों। ये आप भी टिक कर सकते हैं यदि आपको डायग्राम पूछ रहे तो। बात करें सिलेंडर है की, तो वाल्व असेंबली, वाल्व असेंबली में क्या चेक, वाल्व असेंबली में क्या होता है, वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर, ठीक है। अब वाल्व को लगाने के लिए वाल्व स्प्रिंग की जरूरत होती है और इस स्प्रिंग को निकालने या लगाने के लिए वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर की जरूरत होती है। ये वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर जो होता है ना दोस्तों, ये सी क्लैंप की तरह आपको दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन ये सी क्लैंप नहीं होता, ये देखिए ये दिखा है वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर, इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये सी क्लैंप की तरह दिखाई देता है लेकिन ये सी क्लैंप नहीं होता है। वाल्व मेजरमेंट के लिए वर्नियर कैलिपर, वेबल प्रोटेक्टर, वाल्व गेज, वर्नियर कैलिपर आप जानते हैं दोस्तों कैसा होता है, ठीक है। वेबल प्रोटेक्टर, वाल्व गाइड गेज, इनका प्रयोग हम करते हैं। वाल्व रिकंडीशनिंग, वाल्व रिफेसिंग मशीन का उपयोग करते हैं। फेस जो होता है वाल्व का, कल हमने चर्चा करे थे, फेस क्या होता है, सीट में बैठता है और फेस 30 से 45 डिग्री में ग्राइंड होता है। तो इसको ग्राइंड करने के लिए वाल्व रिफेसिंग मशीन या इसके फेस करने के लिए रिफेसिंग मशीन का प्रयोग होता है। वाल्व सीट कटिंग के लिए वाल्व सीट कटर का प्रयोग होगा कि जो उसको सही एंगल में काट सके। वाल्व सीट कटर कैसे होंगे आपको इस प्रकार के दिखाई देंगे, वाल्व सीट कटर जो कि वाल्व की सीट को काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। वाल्व स्प्रिंग, अब वाल्व जो होंगे दोस्तों स्प्रिंग की सहायता से चलेंगे। वाल्व खोलने के लिए तो कौन खोलता है आपका, कैम लॉक, किसकी सहायता से, टेपेट और पुश रॉड और रॉकर आर्म की सहायता से क्या होते हैं, वाल्व स्प्रिंग, मतलब वाल्व खुल जाते हैं। लेकिन वाल्व को बंद करने के लिए कौन प्रयोग होगा, वो होता है स्प्रिंग। यदि स्प्रिंग का टेंशन ढीला होगा तो वाल्व कैसे होंगे, पूरी तरह से बंद नहीं होंगे। तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है वाल्व स्प्रिंग टेस्टर। वाल्व स्प्रिंग टेस्टर आपको इस प्रकार का दिखाई देगा, जो कि स्प्रिंग को चेक कर, स्प्रिंग का टेंशन होते हैं उसको चेक करने के लिए वाल्व स्प्रिंग टेंशन टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। वाल्व की लीकेज की देखने के लिए वाल्व लीकेज टेस्टर का प्रयोग होगा, ठीक है। फ्लाईव्हील की चेकिंग के लिए ट्राई स्क्वायर या सरफेस पिट का प्रयोग होता है फ्लाईव्हील के लिए। वारपिच चेकिंग के लिए स्ट्रेट एज, अब स्ट्रेट एज क्या होता है दोस्तों, जो आपकी स्टील रोल होती है ना उसी प्रकार के स्ट्रेट एज होते हैं। ये दो पेयर में आते हैं, ठीक है। एक मतलब एक आपको सीधी स्केल की तरह ये होते हैं और ये एकदम समतल सतह को मापने के लिए या कहीं हेड में टेढ़ापन तो नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। सॉरी दोस्तों। सिलेंडर ब्लॉक या क्रैंक में यदि ब्लॉक क्रैक हो गया है, किसी प्रकार की हानि आ गई है तो उसको चेक करने के लिए अल्ट्रासोनिक टेस्टर, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्ट, ये मशीनें होती है दोस्तों, इससे इसमें सिलेंडर में यदि कोई क्रैक आया है तो उसको चेक किया जाता है। सिलेंडर हेड जब लगाते हैं दोस्तों, सिलेंडर हेड को फिट करने के लिए हम टॉर्क रेंच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो सिलेंडर हेड को सिलेंडर ब्लॉक में लगाया जाता है इसके बीच में लगाई जाती है गैस्केट। यदि बहुत ज्यादा टाइट होगा तो गैस्केट कट जाएगी, बहुत ज्यादा ढीला होगा तो क्या होगा, लीकेज होगा। इसलिए हम टॉर्क रेंच की सहायता से एक निर्धारित मात्रा के टॉर्क में हम इस नट को टाइट करते हैं। और ये टॉर्क हमें कौन बताता है, जो आपका इंजन डिजाइनर है या जिस कंपनी का इंजन है उसकी जो वर्कशॉप मैनुअल आता है उसमें इसके बारे में जानकारी दी गई होती है। सिलेंडर टेस्ट को कंप्रेशन टेस्ट में तो सिलेंडर के अंदर कितना कंप्रेशन के बाद कितना प्रेशर हो रहा है उसको चेक करने के लिए कंप्रेशन गेज का प्रयोग किया जाता है।
ये ठीक वैसा ही गेज होता है जैसा अपन हवा को चेक करने के लिए गेज होता है ना, टायर की हवा को उसी प्रकार का गेज होता है, बस इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। वैक्यूम को टेस्ट करने के लिए भी ये कितना वैक्यूम बना रहा है सक्शन स्ट्रोक के दौरान, तो उसके लिए हम वैक्यूम गेज का प्रयोग करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये गेज आदि सब समझ में आए होंगे। इनको आपको याद रखना है क्योंकि इनसे ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, या तो आपको डायग्राम बना के पूछ लेता है, या तो आपको उस उपकरण का नाम पूछ लेता है और पूछता है किस कारण से प्रयोग किया जाता है। आगे है गैस टरबाइन। दोस्तों गैस टरबाइन क्या है, एक प्रकार का इंटरनल कंबशन इंजन है, कंटिन्यूस टाइप का इंटरनल कंबशन इंजन है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें तीन ही इसमें कुछ जो खास चीजें मैं दोस्तों पढ़ा देता हूँ। इसमें तीन प्रकार के तीन चीज से होती है। इसमें एक गैस कंप्रेसर होता है जो गैस को कंप्रेस करता है। सेकंड होता है टरबाइन जो कि घूमता है, किसके ये हॉट गैसों के कारण घूमता है। और तीसरा होता है कंबशन चैम्बर। ठीक है, अगर इंटरनल कंबशन इंजन है तो भैया कंबशन चैम्बर तो हो गई। ठीक है, ये आपको गैस टरबाइन की जानकारी दी है दोस्तों। देखो ये काम कैसे करता है मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, गैस कंप्रेसर में देखिए यहाँ से जो गैस होती है, यहाँ से जो वायु आती है वो क्या होती है, यहाँ से आती इस प्रकार से वायु अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, और ये कंप्रेसर क्या करता है, इसको कंप्रेस करते जाता है। ठीक है, और कंप्रेस करने के बाद यहाँ जो होती है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा है जो कंबशन चैम्बर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक स्पार्क प्लग द्वारा इसको स्पार्क प्लग या इग्नाइटर द्वारा इस फ्यूल को जला देते हैं। चूंकि गैस बाहर से आती है, इसके साथ फ्यूल यहीं मिक्सचर हो जाता है और जैसे ही यहाँ पे बर्न करते हैं तो ये जो गैस है गैस जो कंप्रेस एयर के साथ ये पेट्रोल मिलकर या पेट्रोल या जो गैसोलीन मिलकर एक कंबसेबल फ्यूल बनाता है या ईंधन बनाता है। और ये कैसा होता है, हाई प्रेशर से जलता है। ठीक है, और हल जलने के बाद ये तेजी से फैलती हैं गैसें और इस प्रकार से बाहर निकलती हैं। जब ये इस प्रकार से फैलकर बाहर निकलती हैं तो ये कंप्रेसर कैसा होता है, घूमता है, सॉरी ये जो टरबाइन है ये घूमता है। और यही टरबाइन यही शाफ्ट क्या होता है, आगे आपके इंजन में जाके जुड़ा हुआ, यही शाफ्ट के द्वारा जो पावर होती है आगे ट्रांसमिट कर दी जाती है। बस आपको ये बात ध्यान रखना है दोस्तों कि क्या होता है, जो आपका कंप्रेसर है और टरबाइन है ये दोनों एक ही शाफ्ट, ये एक कॉमन शाफ्ट में ही फिट होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मैंने बताया कि एक ही शाफ्ट में तीनों की तीनों लगे होते हैं। ठीक है, अब इसमें स्टेज ध्यान रख लीजिए दोस्तों। स्टेज से अगर क्वेश्चन पूछ ले कभी तो स्टेज क्या होती है, एक गैस देखो मैं बता देता हूँ स्टेज। आप गैस एक बार अंदर आई, कंप्रेस हुई, ठीक है, कंप्रेस हुई, इग्नाइट उसमें फ्यूल डला वो फैली। ठीक है, तो ये पूरी साइकिल क्या हो गई, एक स्टेज हो गई। अब ये स्टेज एक और बार ये इसी फिर ये जो कंप्रेस इसको फिर से यदि हम ये जो एक्सपांड हो चुकी गैस इसको फिर से यदि हम कंप्रेस करें, फिर इग्नाइट करें, फिर आगे भेजें तो सेकेंड स्टेज हो जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम स्टेज। ठीक है, इसी को मैंने आपको स्टेज को एक साधारण भाषा में समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, अब अंतर की बात कर लेते हैं टरबाइन और डीजल इंजन में। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, टरबाइन हर तरीके से फायदेमंद होगा डीजल इंजन की तुलना में। हाई एफिशिएंट होगा, सिंपल डिजाइन होगा, हाई आरपीएम होगा, हाई टॉर्क होगा। लेकिन क्या अंतर घाटा क्या है भैया, महंगा होगा। ये तो महंगा होगा और इसको सेफ्टी मतलब इसमें सेफ्टी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है, सेफ्टी के लिए जो हेलीकॉप्टर, टैंक, एयरक्राफ्ट जितने भी इंजन होते हैं उसमें क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन के स्थान पर स्टीम बोल रहा हूँ दोस्तों, ये गैस टरबाइन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, बस सारी चीजें में फायदा बस होता है, बस इसमें क्या होगा, ये महंगा होगा और इसकी सेफ्टी बहुत अच्छे से करनी होती है। ठीक है, मतलब इसमें खतरा ज्यादा होगा डीजल इंजन की तुलना में। आप सिंगल स्टेज और टू स्टेज की तो आपको याद रखिए, सिंगल स्टेज और टू स्टेज में टू स्टेज हर तरीके से फायदेमंद होगा। ठीक है, इसमें सिंगल स्टेज में 20 बार प्रेशर होगा तो इसमें 25 से 30 बार होगा। हर तरीके से कौन सा टू स्टेज फायदेमंद होगा, बस क्या होगा, महंगा होगा। ठीक है, हायर कॉस्ट होगी, हायर मेंटेनेंस कॉस्ट और हायर मेंटेनेंस कॉस्ट होगी। ठीक है, बाकी सभी चीजों में अच्छा होगा। तो मैंने आपको एक शॉर्ट में समझा दिया। अब बात करते हैं इंजन कूलिंग सिस्टम की। इंजन कूलिंग सिस्टम क्या होता है, इंजन का जो टेम्परेचर लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है दोस्तों। ठीक है, अब इतने ज्यादा टेम्परेचर में, क्योंकि ये इंजन भी बना का ऐसा है धातु से, और धातु जब गर्म होती है तो धातु गर्म होकर कैसी होती है, मतलब फैलती है या एक्सपांड होती है। एक्सपांड हो जाती है तो एक्सपांड होगी तो धातु
इसके जो पार्ट बने हुए हैं इंजन के वो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन करते हैं, ठीक है। यदि इंजन का टेम्परेचर निर्धारित टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो ये पार्ट फैलकर जो आसपास की दीवार है, ठीक है, या जो रिलेटिव पार्ट है उनमें सीज हो जाएंगे या चिपक जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम क्या भी होगी कि इंजन के भीतर क्या होगा, आपका ऑयल आदि रहेंगे, ठीक है। ऑयल आदि रहेंगे तो क्या होगा, इंजन ऑयल है, ये सब है, कूलिंग मतलब लुब्रिकेशन सिस्टम का ऑयल है। यदि टेम्परेचर एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा होगा तो ये जो होगा जल जाएंगे या खराब हो जाएंगे। इसके लिए हमको इंजन को ठंडा करने की आवश्यकता होती है। ठंडा हम कैसे करते हैं, कूलिंग मीडिया से। कूलिंग मीडिया क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, या तो फिर आपका आजकल कूलेंट आते हैं, जो कूलेंट का कलर अधिकतर ग्रीन होता है दोस्तों, ठीक है। दो सिस्टम होते हैं, डायरेक्ट कूलिंग या जिसको एयर कूलिंग बोलते हैं, और इनडायरेक्ट कूलिंग या जिसको वाटर कूलिंग बोलते हैं, ठीक है। एयर कूलिंग इंजन की बात करें तो एयर कूलिंग इंजन आपको जो टू व्हीलर में जितने भी इंजन दिखते हैं एयर कूल दिखाई देते हैं। इसमें ये जो कांटे कांटे जैसी संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं फिन्स, जो कि बनी होती है एल्यूमिनियम की। और ये क्या करती है, यह जो वायु कांटेक्ट में आ रही है इंजन के उसका सरफेस एरिया बढ़ा देती है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा आपको कूलिंग प्रदान होगी, ठीक है। ये आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म में एयर कूलिंग सिस्टम बता दिया। ये क्या होता है, ये टू व्हीलर और स्मॉल इंजनों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें जानने की बात यही है कि टू व्हीलर स्मॉल इंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार इसमें एयर फ्लो बढ़ाने के लिए हम एक पंखा या फैन लगा देते हैं जिसमें इसमें वायु का फ्लो आसानी से होता रहे, ठीक है। सेकेंड सिस्टम है वाटर कूलिंग सिस्टम। नाम है जैसे इसका, जैसा नाम वैसा काम। वाटर कूलिंग सिस्टम का मतलब ये नहीं कि केवल वाटर प्रयोग करें, हम इसमें कूलेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार का, इसमें जो कूलिंग मीडियम होता है वो वाटर या कूलेंट होता है। ये दो प्रकार का होता है, थर्मोसिफॉन सिस्टम और थर्मोसिफॉन सिस्टम और फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम। थर्मोसिफॉन सिस्टम को आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि थर्मोसिफॉन सिस्टम क्या होता है, केवल डेंसिटी डिफरेंस के कारण ही काम करता है। किस कारण से काम करता है दोस्तों, डेंसिटी डिफरेंस के कारण काम करता है। और इसमें किसी भी प्रकार का पंप यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अब जब कोई पंप यूज नहीं करते तो भैया इसमें रेट ऑफ कूलिंग कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। पंप सर्कुलेशन या फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें एक वाटर पंप लगा दिया जाता है, ठीक है। ये वाटर पंप अब कैसे चलेगा भैया, जब वाटर पंप लगाओगे तो चलेगा कैसे, ये वाटर पंप कहीं ना कहीं सेंट्रीफ्यूगल टाइप का वाटर पंप होता है और कहीं ना कहीं से ये इंजन की पावर से चलता है। इंजन की जो वाटर पंप की वाटर पंप का जो शाफ्ट है क्रैंक शाफ्ट से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, और इसी वाटर पंप के शाफ्ट में क्या लगा होता है, आगे आपका कूलिंग फैन या रेडिएटर का जो कूलिंग फैन होता है ना, वह लगा हुआ होता है, ठीक है। साथ ही साथ अभी वाटर पंप लगा तो किसी प्रकार की इसमें हानि ना हो या किसी प्रकार का लीकेज ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम सील आदि का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। आगे बात करें थर्मोस्टेट की। थर्मोस्टेट क्या होगा दोस्तों, वाटर कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। ये थर्मोस्टेट क्या होता है, ये थर्मोस्टेट एक प्रकार का वाल्व है। ये थर्मोस्टेट क्या है, एक प्रकार का वाल्व है। थर्मोस्टेट वाल्व का प्रयोग क्या है, ये इंजन को वर्किंग टेम्परेचर में बनाए रखता है। अब देखो दोस्तों, इंजन क्या है, हीट इंजन है। यदि इंजन बहुत ज्यादा ठंडा होगा वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, या बहुत ज्यादा गर्म हो गया वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। तो जो इसको हमको एक निर्धारित सीमा में आपको काम करना होता है। जैसे आपका शरीर है दोस्तों, यदि बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो भी आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, और बहुत ज्यादा ठंड होगी तो भी आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। तो जो एसी होता है, एसी में क्या होता है, एयर कंडीशनिंग, वो एक निर्धारित टेम्परेचर बनाए रखता है जो कि आपके शरीर के लिए सुटेबल है। उसी प्रकार थर्मोस्टेट वाल्व कूलिंग सिस्टम में क्या करता है, एक निर्धारित टेम्परेचर बनाए रखता है, जिससे कि एक लिमिट के भीतर आपका टेम्परेचर बनाए रखता है, जिससे कि इंजन अच्छी तरह से काम कर सके, ठीक है। उसके लिए प्रयोग किया जाता है आपका थर्मोस्टेट वाल्व का प्रयोग करता है। अब थर्मोस्टेट वाल्व क्या करता है, थर्मोस्टेट वाल्व का क्या काम क्या है, थर्मोस्टेट वाल्व क्या करेगा, देखो जो वाटर कूलिंग सिस्टम में क्या होगा, वाटर का फ्लो होगा। ये देखो आपको वाटर कूलिंग सिस्टम में बना हुआ है दोस्तों। क्या होता है, ये सामने वाला जो 2 नंबर का पार्ट दिया हुआ है ये अपर टैंक है, और ये सामने जो एयर आ रही है ये क्या है, रेडिएटर। रेडिएटर का काम क्या है, वाटर को ठंडा करना। ये दिखा रहा है आपको पंखा, ये पंखा क्या करता है, हवा खींचता है जिससे रेडिएटर का जो पानी है वो ठंडा होता है। नीचे दिखा रहा है लोअर टैंक से वाटर जाता है इंजन के अंदर ठंडा वाटर पानी जाएगा तो इंजन की जो गर्मी है उसको लेकर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और ये बाहर से, ये सिलेंडर हेड से बाहर से होते हुए कहाँ हो जाता है, अपर टैंक में वापस जाता है। तो जो थर्मोस्टेट की लोकेशन होती है दोस्तों, वो इंजन की जो ये इंजन से पानी जो बाहर निकल रहा है गर्म पानी, इसके आउटलेट में होती है, ठीक है। थर्मोस्टेट हमेशा इंजन के आउटलेट में लगाया जाता है, ठीक है। ये आउटलेट में जो निकलता है यहीं से तो हीट का ये जो पानी निकलता है उसके टेम्परेचर से ही थर्मोस्टेट वाल्व ये अंदाजा लगा लेता है कि इंजन का टेम्परेचर क्या है, ठीक है। अब कैसे काम करेगा आपका थर्मोस्टेट वाल्व में क्या होता है, यदि ये आपका जो इंजन है
वो निर्धारित टेम्परेचर जो कि लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जैसे 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका तापमान पहुंचता है, ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट बुक है इसमें डिफरेंट डिफरेंट डाटा दिया हुआ है दोस्तों, तो मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट 80 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा हूँ कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही तापमान पहुंचता है ये थर्मोस्टेट वाल्व खुलना चालू हो जाता है। अब क्या होगा समझ लेना दोस्तों, डायग्राम में मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये नीचे क्या है, लोअर टैंक है। लोअर टैंक से पानी ठंडा आएगा, ये ठंडा पानी कहाँ जाएगा, इंजन के भीतर जाएगा। इंजन के भीतर गर्म होगा और गर्म होके कहाँ जाएगा, थर्मोस्टेट में जाएगा। ठीक है, अब पानी ठंडा कहाँ होगा, पानी केवल ठंडा तब होगा जब वो कि कूलेंट जो रेडिएटर में जाए। तो थर्मोस्टेट वाल्व क्या करता है, यहाँ से एक बाईपास बना देता है। कहाँ से, यहाँ जो आउटलेट निकला यहाँ के आउटलेट और वाटर पंप के बीच में एक बाईपास बना देता है। यदि इंजन निर्धारित सीमा, यदि जो आउटलेट में आने वाला जो पानी है, ठीक है, यदि आउटलेट में आने वाला जो पानी है वो कैसा होगा, निर्धारित टेम्परेचर से ज्यादा नहीं होगा। मतलब ये देखो, ये दिखाया हुआ ये रेडिएटर टैंक है और ये बाईपास वाल्व लगा हुआ है। यदि इंजन से आने वाला पानी का टेम्परेचर निर्धारित टेम्परेचर से कम है तो क्या करता है, ये जो आपका थर्मोस्टेट वाल्व है ये क्या रहता है, बंद रहता है। तो ये पानी को क्या रेडिएटर टैंक में जाने नहीं देता। चूंकि ये रेडिएटर टैंक में पानी जा नहीं रहा है तो पानी ठंडा होगा नहीं। ये पानी कहाँ सर्कुलेट हो जाएगा, यहाँ से फिर से वापस कहाँ, इंजन में सर्कुलेट हो जाएगा। कब तक सर्कुलेट होता रहेगा ये पानी, जब तक कि उसका टेम्परेचर निर्धारित टेम्परेचर से ज्यादा नहीं हो जाता। जैसे ही निर्धारित टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होता है ये थर्मोस्टेट वाल्व कैसा हो जाता है, खुल जाता है। जैसे वाल्व खुलता है पानी कहाँ चल जाता है, रेडिएटर में। रेडिएटर में ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद फिर से यह नीचे से वाटर पंप द्वारा फिर से कहाँ सप्लाई कर दिया जाता है, फिर से अपर टैंक में सप्लाई कर दिया जाता है, मतलब फिर से कहाँ इंजन में सप्लाई किया जाता है और ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है थर्मोस्टेट वाल्व, पानी को जब थर्मोस्टेट वाल्व बंद होता है तो पानी रेडिएटर पे नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, अभी दो प्रकार का होता है, बेलोस टाइप और वैक्स टाइप। बेलोस टाइप में क्या होता है, मेटल की बेलोस होती है, मेटल के प्रकार के कवर या गुब्बारे टाइप की फ्लेक्सिबल मेटल बैग टाइप के बने होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल मेटल बैग बने होते हैं जो कि दोनों सिरे पे बंद होते हैं और इसी से जुड़ा होता है आपका वाल्व। इस बेलोस के भीतर क्या भरा होता है, इथाइल भरा होता है। ठीक है, जो कि जिसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर कैसा होता है, कम होता है। जैसे ही पानी गर्म होता है, जैसे ही निर्धारित टेम्परेचर से ज्यादा पानी गर्म होता है, इसके अंदर जो इथाइल है वो कैसा हो जाता है, वेपर बन जाता है। वेपर बनने से क्या होता है, ये बेलोस फूल जाती है और जैसे ही वैल्यूज फूलती हैं ये थर्मोस्टेट वाल्व कैसा हो जाता है, ओपन। और ये पानी वाल्व जैसे ओपन होता है पानी कहाँ चल जाता है, आपका रेडिएटर टैंक में चला जाता है। जैसे ही पानी ठंडा होगा फिर ये इथाइल ठंडा होगा, द्रव बनेगा, ये फिर से वाल्व बंद हो जाएगा। ठीक है, बस यही काम करता है दोस्तों। मेटल पैलेट वैक्स पैलेट टाइप में भी सेम टू सेम वही काम रहेगा दोस्तों। बस हीटिंग एलिमेंट क्या रह जाता है इसमें, हीटिंग एलिमेंट वैक्स पैलेट होते हैं। बाकी पूरी की पूरी संरचना या काम करने का तरीका वही का वही होता है जो बेलोस टाइप का होता है। ठीक है, अब बात करें कंपोनेंट ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेडिएटर। रेडिएटर का काम क्या करता है, रेडिएटर क्या करता है, वाटर को ठंडा करता है, क्योंकि इंजन से जो पानी बाहर आएगा गर्म होके आएगा, उस गर्म पानी को ठंडा करने का काम किसका है, रेडिएटर का है। ठीक है, रेडिएटर में क्या होता है, एक अपर टैंक होता है, लोअर टैंक होता है, बीच में इस आकृति ट्यूब बनी होती है जिसमें से पानी फ्लो होता है और इसके कांटेक्ट में एयर आती है। तो एयर के कांटेक्ट में आने से कारण जो पानी की गर्मी कहाँ चल जाती है, एयर में चल जाती है और पानी ठंडा हो जाता है। बस यही काम है रेडिएटर का। ठीक है, जैसे घर के कूलर आपके काम करते हैं ना, उसी प्रकार का काम रेडिएटर करता है। ठीक है, अब रेडिएटर में दो प्रकार की कोर होते हैं, ट्यूबुलर कोर और सेलुलर कोर। बस आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें से ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे याद रखना। जो ट्यूबुलर कोर है उसमें क्या होता है, ट्यूबुलर कोर में इसके ट्यूब के भीतर क्या चलता है, पानी, और आसपास क्या फ्लो होती है, आपकी हवा। ठीक है, मतलब हवा कहाँ से, जो ट्यूब है उसमें कौन फ्लो हो रहा है, पानी, और हवा कहाँ से फ्लो हो रही है, इस ट्यूब के आसपास से फ्लो हो रही है। जबकि सेलुलर कोर में क्या होता है, ये जो सेलुलर कोर है इसके बीच में से क्या फ्लो होती है, आपकी हवा, और जबकि आसपास क्या फ्लो होता है, आपका पानी। ठीक है, और बार क्लियर करते हैं, ट्यूबुलर वाले में क्या हो रहा है, ट्यूब के भीतर से क्या फ्लो हो रहा है, आपका पानी। तो ये हो गई आपकी ट्यूबुलर कोर। और सेलुलर कोर में क्या होगा, जो कोर है उससे क्या फ्लो हो रही है, आपकी हवा, और आसपास से क्या हो रहा है, आपका फ्लो पानी। ठीक है, ये दोनों प्रकार के रेडिएटर का बस आपका काम करने का तरीका है। ठीक है, ये जो सेलुलर कोर है उसको हनीकॉम्ब संरचना भी बोलते हैं क्योंकि ये मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है। ठीक है, बात करें, हाँ, अब इनके मटेरियल की जो रेडिएटर की जो कोर होती है या ट्यूब होती है वो कॉपर या ब्रास की बनाई जाती है, कॉपर या पीतल की, क्योंकि इन दोनों धातु की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अधिक होती है और अधिक थर्मल कंडक्टिविटी जितनी अधिक होगी उतना ज्यादा ये तेजी से पानी को ठंडा कर पाएंगे। ठीक है, प्रेशर कैप की बात करें, अब ये जो ढक्कन होता है, ये जो आपका रेडिएटर के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है, आपका प्रेशर कैप।
प्रेशर कैप लगाया जाता है रेडिएटर के ऊपर। इस प्रेशर कैप का क्या काम है हम आगे देखते हैं। ये प्रेशर कैप क्या करती है, जैसा हम जानते हैं दोस्तों, जो आपका जो पानी का टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है, वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे होता है। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो ये पानी का जो टेम्परेचर है, ये मतलब पानी का जो बॉयल टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से पहले ही पानी उबलने लगता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये 100 डिग्री से पहले ना उबले, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेशर कैप लगाते हैं। ये प्रेशर कैप लगाने के कारण क्या होता है कि जो पानी का जो मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कैसा रहता है, चेंज नहीं होता, और प्रेशर के कारण ये क्या करता है, प्रेशर के कारण ये बॉइलिंग टेम्परेचर अच्छी तरीके से मतलब मेंटेन होता है। ठीक है, और इस कारण से क्या होगा, यदि देखो सिंपल सी बात है, यदि पानी वेपोराइज होगा तो वो वेस्टेज हो जाएगा, मतलब वेस्ट होगा या कूलेंट वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वेपोराइज होगी, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वेपोराइज ना हो। इसलिए प्रेशर कैप क्या करता है, प्रेशर बनाए रखता है, इनिशियल प्रेशर बनाए रखता है, जिससे कि इवापोरेशन के कारण जो कूलेंट का लॉस है वो कम से कम हो। ठीक है, ये लगा हुआ प्रेशर कैप। ठीक है, आप ये याद रख लेना दोस्तों, यदि प्रेशर इंक्रीज 15 डिग्री psi सॉरी यदि प्रेशर 15 psi से बढ़ता है तो बॉइलिंग टेम्परेचर 113 डिग्री तक बढ़ जाता है। ठीक है, ये जो कैप होती है प्रेशर कैप, इसमें दो वाल्व होते हैं, प्रेशर वाल्व और वैक्यूम वाल्व। देखो सिंपल सी बात है, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। प्रेशर वाल्व, यदि प्रेशर कैप है, यदि प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो ये दिक्कत होगी, इसलिए प्रेशर वाल्व क्या करता है, जैसे ही प्रेशर बढ़ता है एक निश्चित सीमा से ज्यादा, क्या कर देता है, जैसे प्रेशर लीक बढ़ता है ना, तो ये प्रेशर को क्या करता है, लीक कर देता है, मतलब लीक नहीं करता, मतलब प्रेशर को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये प्रेशर को कंट्रोल कर देता है। और वैक्यूम वाल्व क्या होता है, यदि बहुत ज्यादा वैक्यूम बन गया अंदर, यदि जैसे मान लो अचानक इंजन ठंडा हो गया, या इंजन के ठंडा हो या प्रेशर कम होने के कारण क्या हो जाएगा, जैसे प्रेशर डाउन होगा तो अंदर क्या होगा, कूलेंट के अंदर क्या हो जाएगा, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, मतलब जो आपका रेडिएटर्स के बीच अंदर क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो वैक्यूम वाल्व क्या करता है, बाहर से क्या करता है, एयर को अंदर फिर से फ्लो कर देता है, जिससे क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर फिर से मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप ऐसा याद रख सकते हैं, प्रेशर वाल्व का क्या काम है, यदि प्रेशर ज्यादा हुआ तो प्रेशर को रिलीज कर देना। वैक्यूम वाल्व का क्या काम है, यदि वैक्यूम बना तो अंदर से फिर अंदर फ्लो, एयर का फ्लो बढ़ा देना, जिससे वैक्यूम को भी बैलेंस किया जा सके। यही दो वाल्व इसमें होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एक ओवरफ्लो पाइप कनेक्ट होता है एक्सपांशन टैंक से। डायग्राम में दिखाता हूं दोस्तों, ये एक्सपांशन टैंक है। अब देखो, ये जो प्रेशर कैप से दोनों एक पाइप लगा होता है, इसमें जब प्रेशर ज्यादा होगा तो जो एक्स्ट्रा कूलेंट निकलेगा वो कहाँ चल जाएगा, इस टैंक पे चल जाएगा। जब प्रेशर कम होगा, अंदर का वैक्यूम बनेगा, तो इस टैंक से फिर कहाँ फ्लो हो जाएगा कूलेंट, फिर से आपके रेडिएटर के अपर टैंक में फ्लो हो जाएगा। तो बस यही काम है आपका किसका, एक्सपांशन टैंक का। ठीक है, कूलेंट हॉस की बात करें तो जो ये हॉस होते हैं, हॉस मतलब ये जो पाइप, ये रबर के पाइप होते हैं। ये काय के बने होते हैं, सिंथेटिक रबर के। ये याद रखना दोस्तों, काय के बने रहेंगे, ये सिंथेटिक रबर के बने होते हैं, आपको काले रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी बाईपास होल ये पूछ लिया था भाई एक बार। ठीक है, बाईपास होल क्या होता है, बाईपास होल क्या करता है, ये कहाँ कहाँ किस किस को कनेक्ट करता है। ये जो आपका इंजन, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, बाईपास होल कहाँ से कहाँ कनेक्टेड होता है, आपका थर्मोस्टेट वाल्व कहाँ लगा होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन कूलिंग सिस्टम से बनते हैं। तो ये बाईपास होल है ना, ये किस किस को कनेक्ट करता है, ये सिलेंडर हेड का जो आउटलेट है जहाँ से पानी बाहर आता है, उससे वाटर पंप के इनलेट को कनेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि बाईपास कहाँ से होगा, रेडिएटर में जाना नहीं है, रेडिएटर टैंक में क्या होगा, रेडिएटर टैंक में सप्लाई होनी नहीं है, जैसे मैंने बताया, ये रेडिएटर टैंक में सप्लाई होनी नहीं है, तो बाईपास क्या करेगा, इंजन का जो आउटलेट है, मतलब कहाँ से, ये यहाँ से आपका यहाँ से पानी निकला, इसको कहाँ कनेक्ट कर देगा, सीधे वाटर पंप में, सीधे कहाँ भेज देगा, वाटर पंप में, मतलब रेडिएटर टैंक में जाने ही नहीं देगा। यही काम क्या है आपका, जो बाईपास हॉज है वो ये काम करते हैं। ठीक है, फैन क्या होगा भैया, सिंपल सी फैन है। फैन का लगा होगा वाटर पंप की साइड में लगा होता है, और इसका काम फैन का केवल इतना होता है कि यह वो काय को ठंडा करता है, रेडिएटर में एयर का फ्लो बनाए रखता है। ठीक है, आजकल के जो लेटेस्ट इंजन आ रहे हैं दोस्तों, ईसीएम, वो उसमें क्या होता है, ये फैन ईसीएम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल के द्वारा चलता है, क्योंकि इस फैन को चलाने में भी कहीं ना कहीं इंजन की पावर लगती है, इसलिए इंजन की पावर की खपत अनावश्यक ना हो, इसलिए हम ईसीएम के द्वारा ही इसका फैन को चलाते हैं। ईसी जब तक इंजन का टेम्परेचर लगभग 90 डिग्री नहीं पहुंच जाता, ये क्या होता है, ईसीएम इस फैन को नहीं चलाता। और ये आजकल ईसीएम, ये जो फैन होता है ईसीएम का, ये इंजन से सॉरी, ये ईसीएम का जो फैन होता है इंजन के वाटर पंप से नहीं चलता, ये अलग से ही मोटर द्वारा चलाया जाता है, जो कि बैटरी से चलती है।
टेम्परेचर इंडिकेटर दोस्तों, जो टेम्परेचर कूलिंग, जब भाई कूलिंग हो रही है इंजन का तो टेम्परेचर कितना है ये भी बताना होगा ना। तो ये दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल टाइप के और इलेक्ट्रिकल टाइप के। इन दोनों के आपको नाम याद रखना है दोस्तों। और ये दोनों कहाँ, इनके सेंसर कहाँ लगे होंगे दोनों दोस्त? सेंसर हमेशा सिलेंडर हेड की जो वाटर जैकेट है उनमें ही इनके सेंसर लगे हुए होते हैं। ठीक है, सिलेंडर हेड के वाटर जैकेट में ही इनके सेंसर लगे हुए होते हैं। ठीक है, आजकल क्या होता है दोस्तों, आजकल तो सीधे सीधे सेंसर वाले कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है सीधे सीधे। और ये सेंसर, जितने भी सेंसर है दोस्तों, ये क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर होते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होते हैं। ठीक है, जो कि नेगेटिव कॉफिशिएंट, नेगेटिव एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट टाइप के होते हैं। मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो इनका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, आगे जैसे जैसे आगे सिलेबस में अगर वो सेंसर के बारे में आएगा तो मैं उस समय आपको यह पढ़ाऊंगा। थर्मो स्विच, जैसा जैसा थर्मोस्टेट काम करता है ना दोस्तों, थर्मोस्टेट मैकेनिकली काम करता है, वैसे थर्मोस्विच भी काम करता है। बस क्या करता है, ये ओवर हीटिंग को रोकता है और ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एंटी चेंज ऑफ इंजन कूलेंट इंटरवल। तो ये इंजन का जो कूलेंट है वो एक रेगुलर इंटरवल जो कि आपका मैन्युफैक्चरर देता है उसके अनुसार चेंज करते रहना चाहिए हमको। ठीक है, जो कि किलोमीटर के हिसाब से रहता है। ठीक है, या तो फिर यदि आपने रेडिएटर में कोई मेजर रिपेयर कराया है तो भी आपको इंजन का कूलेंट चेंज कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आपका कूलेंट आप चेंज, क्योंकि अगर कुछ कचरा वगैरह हो तो हट जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से आपके दिमाग में सवाल पूछेगा कि भैया क्वेश्चन बनेगा कहाँ से? तो क्वेश्चन इनमें भी क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन में बोल देगा निम्न, जैसे आपको सही विकल्प वाला आपने जैसे बाकी पेपर करे होंगे ना, वैसे इसमें भी पूछ लेता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, और आपको 4 कथन दे देगा कि कूलेंट शुड बी रिप्लेस एज पर स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर, ऐसे 4 आपको 3 या 4 कथन दे देगा। अब आपको उसमें चेक करना है कि भैया कौन सी बात सही है और कौन सी बात सही नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना है पूरी। एंटी फ्रीज मिक्सचर क्या होते हैं दोस्तों? एंटी फ्रीज मिक्सचर कूलेंट में मिला दिए जाते हैं ताकि ये बर्फ ना जमे। ज्यादा ठंडे स्थान में यदि चलेंगे तो बर्फ ना बने, इसलिए इसमें क्या मिला दिए जाते हैं, एंटी फ्रीज मिक्सचर मिला दिए जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जो आपका कूलेंट है वो ठंडे टेम्परेचर पे बर्फ नहीं बनता, क्योंकि यदि बर्फ बन जाएगा तो हौज में लॉक हो जाएगा और इंजन का ठंडा होना या इंजन का निर्धारित टेम्परेचर लिमिट में हो पाना मुश्किल हो जाएगा। ये एंटी फ्रीज मिक्सचर याद रख लीजिएगा दोस्तों। वुड एल्कोहल होगा, ग्लीसरीन होगा, इथाइल ग्लाइकोल होगा, प्रोपिलीन ग्लाइकोल होगा, इस प्रकार के ये मटेरियल आपके होंगे। इनका काम क्या है, कूलेंट को फ्रीज होने से रोकना। अगली बात करें इंजन लुब्रिकेंट की दोस्तों, तो इंजन लुब्रिकेंट का काम क्या है, इंजन को घर्षण, इंजन के जो पार्ट होते हैं एक दूसरे के रिलेटिव मोशन करते हैं। जब पार्ट एक दूसरे के रिलेटिव मोशन करेंगे तो घर्षण होगा, घर्षण होगा तो ताप उत्पन्न होगा। तो लुब्रिकेंट का काम क्या है, इस घर्षण को कम करना और इंजन पार्टों को ठंडा चलाए रखना। इसमें 4-5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सबसे पहला होता है पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन, जिसे पेट्रोलाइट सिस्टम भी बोलते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, पुरानी जो बजाज की चेतक स्कूटर आती थी या M80 आती थी, इन सब गाड़ियों में क्या होता था, 2 स्ट्रोक इंजन होता था। और ये अधिकतर जो पेट्रोलाइट सिस्टम होता है 2 स्ट्रोक इंजन के साथ प्रयोग होता है। इसमें क्या करते हैं, पेट्रोल के साथ ही क्या करते हैं, आपका इंजन ऑयल 20:1 के रेशियो में मिला देते हैं। मतलब 20 भाग पेट्रोल के साथ 1 भाग आपका इंजन ऑयल मिला दिया जाता है। ये इंजन ऑयल मिलाने के साथ क्या होता है, ये जब पेट्रोल के साथ अंदर जाता है तो 2 स्ट्रोक इंजन में यह क्रैंकेस के अंदर, क्रैंकेस के बेरिंग आदि जो भी पार्ट है उनको लुब्रिकेट करने का काम यह पेट्रोलाइट सिस्टम करता है। अगला है ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या होता है, 2 सम्प होते हैं। एक होता है आपका ऑयल सम्प जहाँ पे ऑयल इकट्ठा होता है, और एक होता है आपका सम्प जहाँ पे क्या होता है, आपका ऑयल इकट्ठा हो जाता है। और एक होता है ऑयल चैम्बर होता है जिसमें कि ऑयल आपका इकट्ठा होता है। ये देखो, ये दिखाया गया है दोस्तों, ऑयल, ये देखिए, ये एक टैंक है जिसमें ऑयल भरा हुआ है। ठीक है, और एक सम्प है। अभी इसमें क्या होगा, 2 नंबरों का दिखा रहा है ये पंप। इसमें क्या होता है, ये पंप क्या करता है, एक ऑयल पंप होता है, जो कि इसमें 2 ऑयल पंप होंगे। एक ऑयल पंप क्या होगा, एक ऑयल पंप क्या करेगा, जो आपके पूरे सिस्टम है, मतलब यहाँ से ऑयल खींच के पूरे सिस्टम में सप्लाई करेगा, प्रेशर के साथ पूरे सिस्टम में सप्लाई करेगा। और दूसरा ऑयल पंप क्या होगा, सम्प से ऑयल को इस ऑयल चैम्बर में भेजेगा। इसलिए इसे बोलते हैं हम ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में कितने पंप होते हैं, 2 ऑयल पंप इसमें प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका स्प्लैश लुब्रिकेशन। स्प्लैश का मतलब होता है फैलाना। इस लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या होता है, जो क्रैंक शाफ्ट होती है, क्रैंक शाफ्ट के बिग एंड में एक
स्कूप स्कूप या स्कूप या चम्मच जैसी आकृति बनी हुई होती है, नीचे क्या भरा हुआ होता है आपका ऑयल। स्टेशनरी इंजनों में इस प्रकार के सिस्टम का उपयोग किया जाता है। जब ये इंजन की ये घूमेगी क्रैंकशाफ्ट तो क्या करेगी, ऑयल को उछालती है, जिससे कि यह यहाँ की जो पार्ट है उनको लुब्रिकेट करने का काम करता है। इसको बोलते हैं स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। अगला है प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, जिस जैसा नाम वैसा काम। प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम ये दिखाया गया है दोस्तों डायग्राम में। इसमें ये देखिए नीचे जो 1 नंबर दिखा रहा है ये आपका पंप है, और ये 8 नंबर का जो है छन्ना है, और ये छन्ना यानी स्टेनर जो छानने का काम करता है, या फिल्टर, और ये आपका ऑयल भरा हुआ है ऑयल सम में। ये ऑयल सम, ये जो स्टेनर होता है, स्टेनर पंप इंजन ऑयल सम के सबसे निचले हिस्से पे लगाए जाते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये ऑयल को खींचते हैं, छानते हैं, और कहाँ सप्लाई कर देते हैं, ये सारे सप्लाई कर देते हैं काय में, आपके इंजन के इस विभिन्न भागों में इसको सप्लाई कर देते हैं। ताकि विभिन्न भाग जो होते हैं ना इंजन के, उसमें हम इसको सप्लाई कर देते हैं। लुब्रिकेशन एक प्रेशर के साथ इन्हें पूरे के पूरे भागों में हम इसे सप्लाई कर देते हैं, और पूरा लुब्रिकेशन कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं हम प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम जो होता है, कंबाइंड लुब्रिकेशन सिस्टम में स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम और प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इस प्रकार का दिखाया गया। प्रेशर रिलीफ वाल्व, जहां भी प्रेशर रिलीफ वाल्व आए भैया, देखो प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ेगा तो नुकसान करेगा, तो प्रेशर रिलीफ वाल्व जैसे ही प्रेशर एक निर्धारित लिमिट से आगे बढ़ता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व प्रेशर को रिलीज करके ऑयल को कहाँ भेज देता है, ऑयल सिस्टम में भेज देता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, बॉयल टाइप और प्लंजर टाइप, और दोनों की दोनों कैसे ऑपरेट होते हैं आपके स्प्रिंग से। ये दिखाया भी है, देखो ये बाईपास वाल्व है और ये आपका लुब्रिकेशन वाल्व है। यदि और एक स्प्रिंग है और एक बॉल है, और इसने इस पासेज को बंद करके रखिए, इस रास्ते को बंद करके रखिए। यदि लुब्रिकेशन सिस्टम का ज्यादा प्रेशर होगा तो क्या होगा, स्प्रिंग को कम प्रेस कर देगा, और ऑयल कहाँ चल जाएगा आपका, बाईपास से कहाँ चल जाएगा, ऑयल पंप में। सेम कैसा आपका प्लंजर टाइप का भी होता है, बस अंतर होता है कि इसमें एक प्लंजर लगा होता है, और बॉल टाइप में क्या लगी होती है, एक बॉल टाइप लगी होती है। क्रैंक केस वेंटिलेशन अत्यंत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन पूछता है। देखो दोस्तों, इसको साधारण भाषा में समझाता हूँ आपको। ये इंजन दिखाया गया है दोस्तों, ये पिस्टन है, और ये क्रैंक केस है, यहाँ पे भरा हुआ था आपका ऑयल भरा हुआ होता है। अब क्या होता है, ब्लो बाय गैस। ब्लो बाय गैस क्या होती है, जो गैसें कंबसन चैम्बर से लीक होके कहाँ जाएगी, क्रैंक केस में जाएगी। क्रैंक केस में क्या भरा हुआ है, लुब्रिकेशन। अब ये जो ऊपर से गैस ब्लो बाय होके आई है, ये कहाँ जाएगी, लुब्रिकेशन सिस्टम के साथ, जो लुब्रिकेशन जो सॉरी लुब्रिकेशन ऑयल जो भरा है उसके साथ मिलेगी, और क्या बनाएगी, गाढ़ा द्रव बना देगी, या आपका एक प्रकार का क्या ऐसा द्रव बना देगी जो कि मतलब जम जाएगा, या मतलब सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड आदि बनाती है, जो कि एक प्रकार के कीचड़ की तरह बन जाता है। अब इससे क्या लॉस होगा, आपका इंजन ऑयल खराब हो जाएगा और अच्छी तरह से लुब्रिकेशन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, आगे भैया जैसे कि अब यहाँ पे गैस भर रही है, तो हम क्या करेंगे, एक अपन ऐसा एयर पासेस बना देंगे, जो कि क्या करेगा, जो कि एयर फिल्टर से जो हवा आती है उसको कहाँ सप्लाई कर देता है, क्रैंकेस के अंदर सप्लाई कर देता है। तो क्रैंकेस के अंदर जो एयर आती है, जिससे फिल्टर से होती है जो एयर आती है, वो क्या करेगी, जो ब्लो बाय से जो गैसेस यहाँ भरी हुई है, उन गैसों को ये एयर अपने साथ लेके कहाँ कर देगी, बाहर कर देगी, इंजन के बाहर कर देगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओपन क्रैंकशाफ्ट वेंटिलेशन सिस्टम। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, ये जो गैसेस गई, ये खतरनाक गैसेस है, जहरीली गैसेस है, तो ये वातावरण को नुकसान पहुंचाएगी। इस चक्कर में हम क्या करते हैं, सेकंड वाला होता है पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम। इसको क्लोज वेंटिलेशन सिस्टम भी हम बोलते हैं। ये क्या करता है क्लोज वेंटिलेशन सिस्टम, ये जो एयर जो आती है अंदर, ठीक है, ये एयर के साथ जो जली हुई गैसें, जो ब्लो बाय गैसें जो बाहर निकलेगी, इसको पुनः कहाँ सप्लाई कर देती है दोस्तों, इसको पुनः ये कहाँ सप्लाई कर देती है, एयर फिल्टर से होते हुए इंजन में सप्लाई कर देती है। तो इसमें जो अधजली गैसें हैं, जो गैसें जल नहीं पाई हैं, वो कैसी हो जाएंगी, पूरी तरह से जल जाएंगी। और इससे गैसेस क्या होंगी, वातावरण में लीक भी नहीं होगी, और वातावरण भी आपका एटमॉस्फेयर भी सही तरह से काम पड़ेगा, बिना प्रदूषण के काम करेगा। तो ये होता है पॉजिटिव क्रैंकशाफ्ट वेंटिलेशन सिस्टम। ठीक है, अब इसको अगर ऑब्जेक्टिव की तरह याद रखें तो कैसे याद रखेंगे, क्रैंकशाफ्ट को क्रैंक केस से जली हुई गैसें, अर्थात ब्लो बाय गैसें को, जली हुई गैसें या अधजली गैसें, ब्लो बाय गैसें, इनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट वेंटिलेशन। यदि ये गैसें एटमॉस्फेयर में छोड़ी जा रही है तो यह है ओपन क्रैंकशाफ्ट वेंटिलेशन सिस्टम, और यदि एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ी जा रही और पुनः कहाँ सर्कुलेट कर दी जा रही है, पुनः एयर फिल्टर से होते हुए इंजन के भीतर सप्लाई कर दी जा रही है, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव या क्लोज क्रैंकशाफ्ट वेंटिलेशन सिस्टम। फंक्शन ऑफ ऑयल सम्प, अब फंक्शन ऑफ ऑयल सम्प क्या करेगा भैया, ऑयल सम्प क्या करेगा, जितना भी इंजन ऑयल जहां से भी लुब्रिकेशन करके ऑयल आया है उसको
इकट्ठा करके रखेगा। इस ऑयल सम्प के नीचे एक क्या होता है, ड्रेन होल होता है। यदि इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा खराब हो गया है तो इस ड्रेन होल की सहायता से हम इसको खोलकर ऑयल को बाहर निकाल सकते हैं और इसे साफ कर सकते हैं। ठीक है, ये काय का बना हुआ है दोस्तों, ये प्रेस स्टील या स्टील प्रेसिंग या एल्यूमिनियम या कास्ट आयरन का यह ऑयल सम्प बना होता है, जो कि नीचे लगा हुआ होता है। ऑयल टैंक मैंने बताया था दोस्तों, ऑयल टैंक ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में होगा। ठीक है, ये ऑयल सम्प के ऊपर लगा होता है। ऑयल सम्प से एक फिल्टर आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे जो भी मैं बढ़ा रहा था वो अभी आगे आएगा। ठीक है, पिकअप ट्यूब। पिकअप ट्यूब क्या होती है? पिकअप ट्यूब क्या होती है? जो ऑयल सम्प होता है, जो ऑयल सम्प होता है उससे क्या करती है, ऑयल सम्प से इंजन ऑयल लेती है और पिकअप ट्यूब ये कहाँ सप्लाई कर देती है, ऑयल टैंक पे। और ये कहाँ पे होता है, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में होता है ये। ठीक है, ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर क्या करते हैं, ऑयल लेवल इंडिकेटर। ठीक है, ऑयल लेवल इंडिकेटर क्या करेगा, गाड़ी में ऑयल की कितनी मात्रा है इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक स्टील की स्टिक होती है एकदम पतली, स्टील की स्टिक हम लगा देते हैं कहाँ, इंजन में। उसमें 3 इंडिकेटर होते हैं, हाफ, फुल और लो। ठीक है, जब हम डिप स्टिक, एक प्रकार की डिप स्टिक होती है, जब आप इसको इंजन के भीतर प्रवेश कराएंगे तो यह डिप स्टिक बता देती है कि इसमें कितना ऑयल है। जहां तक डिप स्टिक गीली होगी वहां तक आपका ऑयल भरा हुआ होता है। इसमें 3 मार्क होते हैं, फुल, हाफ और लो। यदि लो मार्क दिखा रहा है मतलब आपको क्या करना है, इंजन ऑयल भरना है फिर से। ठीक है, ऑयल प्रेशर इंडिकेटर ये डैशबोर्ड में लगा होता है, जो कि ये बताता है भैया कि आपके लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल है क्या नहीं, कितना ऑयल है ये, या उसका प्रेशर कितना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से तो नहीं चल रहा है। यदि प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर से चल रहा है इसका मतलब कहीं ऑयल फिल्टर कहीं से ब्लॉक हो गया है, या ऑयल फिल्टर में ज़्यादा अशुद्धि आ गई है, या कोई जो सप्लाई लाइन है वो ख़राब हो गई है, या उसमें कुछ जम गया है, इसलिए ऑयल प्रेशर इंडिकेटर ये दिखाता है। ऑयल प्रेशर गेज ये दिखाता है कि भैया कितना ऑयल भरा हुआ है आपके ऑयल। अगर ये इंजन के डैशबोर्ड में सप्लाई जो आपका ऑयल इंडिकेटर रहता है, जो मैंने एक वीडियो डिस्कस किया था आपसे, ऑयल इंडिकेटर मतलब बहुत सारे इंडिकेटर वाला, उसमें ऑयल गाड़ी इंडिकेट करती है कि भैया आपके सिस्टम में ऑयल नहीं है, ऑयल चेंज कर लीजिए। यदि आप ऑयल, और ये ऑयल प्रेशर इंडिकेटर लाइट डैशबोर्ड में होती है, ये ऑयल प्रेशर गेज नापता है और ये ऑयल प्रेशर इंडिकेटर लाइट क्या करती है, आपके डैशबोर्ड में इस बात को सूचना देती है। ऑयल पंप दोस्तों, ऑयल पंप में आपको याद रखना है, इनके डायग्राम पूछता है। ठीक है, ऑयल पंप कहाँ लगे होते हैं, क्रैंक केस में लगे होते हैं, और चलते किससे हैं, कैम शाफ्ट द्वारा चलाए जाते हैं। याद रखना किससे चलेंगे, कैम शाफ्ट की शाफ्ट से ये चलते हैं। गियर टाइप, रोटरी टाइप, वेंट टाइप और प्लंजर टाइप। गियर टाइप का अधिकतर प्रयोग होता है। ठीक है, सबके डायग्राम आपको याद रखना है। ये है गियर टाइप का, देखो आसान, जैसा नाम वैसा काम, 2 गियर बने हैं ना, ये क्या है आपका गियर टाइप। इसके डायग्राम पूछता है इसलिए डायग्राम याद रखना। 2 टाइप के गियर बने हैं तो ये हो गया गियर टाइप पंप। रोटरी वेंट टाइप पंप, रोटरी वेंट टाइप में क्या होता है, एक इनर रोटर होता है, एक आउटर रोटर होता है। देखिए डायग्राम में एक इनर रोटर है, एक आउटर रोटर है, दोनों के बीच में रेसेसिस दी जाती है। ये हो गया आपका गियर टाइप पंप, घूमेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, सप्लाई करेगा, पंप की वर्किंग आप जानते हैं। वैन टाइप पंप, ये है वैन बनी हुई है। ठीक है, ये वैन बनी हुई इस प्रकार का दिखाई देता है वैन टाइप पंप। ये वैन टाइप पंप, ये वैन बनी हुई है। देखिए 1 2 3 4, ये 2 नंबर से दिखा रहा है, ये वैन है। ये घूमेगी तो क्या होगा, प्रेशर बनेगा और ये ऑयल को सप्लाई करेगा। प्लंजर टाइप ऑयल पंप, ये प्लंजर टाइप है, ये कैम की तरह, कैम शाफ्ट जैसी आकृति होती है उससे चलता है, पंप जैसा रेसिप्रोकेट करेगा और ये चलेगा। ये गियर टाइप हो, रोटरी टाइप हो, वेंट टाइप हो, ये तीनों गियर टाइप, रोटरी टाइप और वेंट टाइप तीनों गोल गोल घूमते हैं, घूमने वाले हैं। जबकि प्लंजर टाइप कैसा होगा, रेसिप्रोकेट करने वाला होगा। सबसे ज्यादा प्रेशर यही प्लंजर वाला प्रदान करेगा। ठीक है, लेकिन मेंटेनेंस इसका ज़्यादा होगा। ऑयल फिल्टर क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, फुल फ्लो ऑयल फिल्टर। फुल फ्लो ऑयल फिल्टर क्या होता है, पंप के बाद ही पूरा की पूरा ऑयल किससे जाता है, फिल्टर से होते हुए जाता है, तो उसको बोलते हैं फुल फ्लो ऑयल फिल्टर। ये देखो, ये दिखा, ये गियर टाइप का पंप लगा है, ये जा रहा है सीधे कहाँ, फिल्टर के अंदर जा रहा है, फिल्टर होके कहाँ जा रहा है, फिर से आपका इंजन के भीतर जा रहा है। इसको बोलते हैं फुल फ्लो ऑयल फिल्टर। इसमें क्या होता है, बाईपास वाल्व भी दिया जाता है। यदि मान लो आपका फिल्टर चोक हो गया है तो ये जो ऑयल होता है बाईपास वाल्व से होता हुआ इंजन में सप्लाई हो जाता है। लेकिन आपको जल्द से जल्द फिल्टर को चेंज करना होता है। ठीक है, ये भी फिल्टर को चेंज करने की आपकी लिमिट आती है, किलोमीटर के अनुसार 3000, 5000, 8000, जो भी आपका मैन्युफैक्चरर बताए उस हिसाब से आपकी ये आपको फिल्टर उतने समय बाद चेंज करना होता है। अगला है बाईपास ऑयल फिल्टर। इस प्रकार का ऑयल फिल्टर क्या होता है, पूरा की पूरा ऑयल सप्लाई नहीं होता। ये देखो, ये है बाईपास फिल्टर, केवल कुछ मात्रा का ऑयल सप्लाई होता है इसमें, बाकी मात्रा का सीधा इंजन में भेज दिया जाता है। ठीक है, फिल्टर एलिमेंट क्या क्या बनेंगे, ये कॉटन वेस्ट के, क्लॉथ पेपर के आदि के बने होते हैं। इनको कुछ एक निश्चित समय के बाद आपको चेंज करना होता है। ऑयल कूलर कुछ नहीं होता, कास्ट आयरन के बने होते हैं और इनका काम क्या होता है, ऑयल को ठंडा करना होता है। ये सिंपल क्या होता है, ऑयल कूलर क्या होते हैं, एक प्रकार के हीट
हीट एक्सचेंजर होते हैं, ठीक है, हीट एक्सचेंजर होते हैं, ठीक है, जो कि वाटर कूलिंग वाटर या जो भी आपका कूलिंग एलिमेंट है उसके द्वारा ऑयल को ठंडा करते हैं। ऑयल को ठंडा करने का पर्पस क्या है भैया, जब पार्ट चलेंगे तो घिसेंगे तो गर्म होंगे, गर्म होने के इसलिए अपन करते हैं ऑयल को भी ठंडा करके चलाते हैं, क्योंकि ऑयल भी गर्म हो जाएगा, ऑयल को ठंडा करके चलाते हैं। और दूसरा कारण ये होता है ऑयल को ठंडा रखने का कि जैसे जैसे ऑयल गर्म होता है तो उसकी विस्कोसिटी चेंज होती है, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। ऑयल जितना ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा सप्लाई होने में उतनी दिक्कत करेगा, मतलब उसकी विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ चेंज होती है। इसलिए हम ऑयल को एक निर्धारित टेम्परेचर में बना के रखते हैं जिसके कारण उसकी विस्कोसिटी चेंज ना हो। बस यही काम होता है ऑयल को कूलिंग करने का, ठीक है। जो आपका लुब्रिकेशन सिस्टम है उसमें जो ऑयल का प्रेशर होता है वो 2.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक बना के रखा जाता है। लुब्रिकेंट, ठीक है, लुब्रिकेंट का काम क्या है भैया, लुब्रिकेंट का काम मैंने बता दिया है कि करना है, फ्रिक्शन को कम करना है और इंजन पार्ट को ठंडा बनाए रखना है। इसके कुछ गुण होते हैं, पहले बताया हीट को दूर रखना, ठीक है, और दूसरी कुशन इफेक्ट देना। कुशन इफेक्ट मतलब झटका नहीं, मतलब ये झटके नहीं आना चाहिए, आपका जो सिस्टम है इसमें झटके से भी बचाता है, ठीक है, ठीक है। और यदि कोई मेटल चिप आ गई तो उसको बाहर निकाल देना, घर्षण से जंग से बचाना, ब्लो आए गैसों को रोकना, ठीक है। इस प्रकार के काम किसके हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम के काम है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम के विस्कोसिटी चेंज रहना चाहिए, मतलब जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसकी विस्कोसिटी क्या होता है, गाढ़ापन, ठीक है। एबिलिटी टू फ्लो, मतलब विस्कोसिटी मतलब ये होता है जो द्रव जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा अधिक होगी। आप सामान्य भाषा में इस प्रकार इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, विस्कोसिटी जो होनी चाहिए लुब्रिकेशन ऑयल की वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। बॉइलिंग टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ये किसी प्रकार का झाग नहीं बनाना चाहिए, ये आपके जो इंजन एलिमेंट है उसके साथ किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं करना चाहिए। एक ऑपरेटिंग प्रेशर, मतलब प्रेशर के साथ भी इसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेशर से इसको अलग रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ऑयल एडिटिव की, ठीक है। दो कोई भी जो ऑयल है ना दोस्तों, उसमें कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे इंसान में सारे गुण नहीं होते वैसे ही किसी भी ऑयल में भी पूरे गुण नहीं होते, इसलिए इसमें कुछ अशुद्धियां मिला दी जाती है जिससे इसके गुण बढ़ा दिए जाए, ठीक है। ये है उसका ऑयल एडिटिव का काम, ठीक है। बाकी जो काम की चीजें दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दी है। ये कुछ नंबर है दोस्तों, एस ए ई मतलब होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर, जो आपका, अब दोस्तों ये आपका काम है, आपके लिए एक होमवर्क है जो अगले वीडियो में इस बात को मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन आप थोड़ा मेहनत कीजिए। कई बार इंजनों में 20W40 20W90 ये लिखा होता है दोस्तों, तो आपको ये पता करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि 20W40 20W90 इनका मतलब क्या होता है और यह क्या इंडिकेट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा दोस्तों। जो भी आपको सजेशन है, जिस प्रकार की सजेशन आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा 15 तारीख तक आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए, फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देना है और आप खुद मेहनत कीजिए दोस्तों। केवल मेरे वीडियो के भरोसे नहीं रहना है दोस्तों, आपको खुद भी इस पुस्तक को पढ़ना है, आपके पास जो भी बुक है उनको भी पढ़ना है, और यदि आपकी कोई डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताने हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए 152 के पेजेस की बुक है, 83 पेज हम कवर कर चुके हैं, आधे से ज्यादा कोर्स हम कवर कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।